जो मैंने आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स में रिलेशंस की एक्सरसाइज का डिस्कशन किया था, तो रिलेशंस के बारे में मैंने काफी कुछ आपको बता दिया था और एक्सरसाइज 8 के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको रिकॉल करके बता दिए थे। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू होगी हमारे पास रिलेशंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 9। तो एक्सरसाइज नंबर 9 को करने से पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस टर्म पे आपको अच्छे से समझा दिया था कि बेसिकली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। एंड व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज ए क्रॉस बी। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस सर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है अ रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product of sets। तो बच्चों ये लाइन सब बच्चों को अब समझ में आनी चाहिए कि हम इसी लाइन का डिस्कशन पिछले टर्न से कर रहे थे, लेकिन आज हम एक्सरसाइज 9 में उसको पूरी तरह से बता पाए हैं कि बेसिकली हम सबसे पहले रिलेशन को सीखने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में लिखते हैं, और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में लिख लेते हैं तो उसके जो कोई भी अगर हम एलिमेंट या कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हम उठा लेते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? एक सबसेट कहलाता है। उसी सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये लाइन अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को सीखते हैं, और उसको सीखने के बाद उसका जो सबसेट होता है उसे हम लोग कहते हैं रिलेशन। रिलेशन को बच्चों आर से रिप्रेजेंट करते हैं। The subset is derived by describing relationship between first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element। तो बच्चों ये बेसिक से टर्म्स हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्या टर्म है यहाँ पे? द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आया बच्चों? जो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो ना x, y, तो आप क्या है यहाँ पे समझ रहे हो? आप समझ रहे हो जो y होता है वो क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो y किसकी इमेज है? x की। आगे देखिए, लिखा है डेफिनेशन 3, द सेट ऑफ ऑल first elements of the ordered pairs in the relation R from a set A to set B is called the domain of the relation R। यानी अगर हमें रिलेशन की डोमेन लिखनी हो तो डोमेन को हम किस तरह से लिखेंगे? डोमेन को लिखने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट पार्ट होगा, यानी कि जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स में, उसको हम लोग कहेंगे डोमेन। उसके बाद देखिए बच्चों, definition 4, the set of all the second elements in a relation R from a set A to a set B is called the range of the relation R। The whole set B is called the codomain of the relation R। Note that range is the subset of codomain। तो बच्चों जैसे आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, लेट से आपने ऑर्डर पेयर लिखे 2, 3, 5, 4, 7, 9। तो बच्चों अगर हम पूछें आपसे ये कोई रिलेशन है तो बताओ इस रिलेशन में इसकी डोमेन क्या है? तो तुम कहोगे सर डोमेन हो गई इसकी 2, 5, 7। और मैं आपसे पूछूं रेंज क्या है तो आप कहोगे 3, 4, 9। समझ में आया? और 3 क्या होती है? वो होती है इमेज ऑफ 2। 4 क्या होती है? इमेज ऑफ 5। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम इस रफ वर्किंग को अभी हटा देते हैं और आगे क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करके बताएंगे कि आपको किस तरह से समझना है। लेकिन ये तो आपको बात समझ में आ गई। द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर, अगर हम किसी भी रिलेशन में जो कि ए से बी डिफाइंड है उसमें एक सेट बना लें, और वो सेट में क्या होता है? अगर फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है तो उसे हम कहते हैं डोमेन, और अगर सेकेंड एलिमेंट का सेट है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। तो वही हमने बताया बच्चों डेफिनेशन 4 में। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। क्लियर है बात सबको?
एंड द रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इन सारी बातों को हम लोग एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, देखिए हमारे पास अभी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। लिखा है ए बी, दो सेट्स आपके पास गिवन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बच्चों सबसे पहले अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपने पढ़ा है ना कि रिलेशन क्या होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है। तो सबसे पहले आप ए टू बी यानी कि ए क्रॉस बी पहले आप फाइंड कर लीजिए। तो बच्चों ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, 3 into 3 दैट मींस 9। तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स पहले आप जल्दी से लिख लो, विच इज 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4। अगेन बच्चों 3, 2, 3, 3, 3, 4। मेरे ख्याल से यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। जो मैंने आपको सिखाया था उसी को मैंने फॉलो किया। यानी सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिख दिया। अब बच्चों हमको बताना है कि ये जो हमने एक अलग से सेट बनाया है तो क्या ये इसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो जाहिर सी बात है ये एक रिलेशन हो गया ए टू बी। तो देखो बच्चों ये 1, 3 यहां पर है, इसमें लिखा हुआ है। 2, 2 यहां पर है, लिखा हुआ है। 3, 4 यहां पर है, लिखा हुआ है। 1, 4 यहां पर है, लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका कोई सबसेट है जो यहां पर हमने लिखा हुआ है, और उस सबसेट को हम क्या कहेंगे कि यस दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद बच्चों अगर आप सेकंड वाले पार्ट को जस्टिफाई कर लोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 2, 2, तो यहाँ पे भी 2, 2, 2, 1, तो यहाँ पे 2, 1 है क्या। अब चेक करो, तुम कहोगे सर 2, 1 तो है ही नहीं, 2, 1 तो यहाँ पे है ही नहीं। 2, 3 है, कहोगे यस। 2, 4 है, यस। लेकिन कौन सा पेयर नहीं है ऑर्डर्ड पेयर, 2, 1 इसमें है ही नहीं। जब 2, 1 इसमें नहीं है या कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर मिस हो जाए तो समझ लेना वो उसका सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में होना कंपलसरी है, तभी तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो इसका मतलब 2, 1 की वजह से ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। इसलिए आप क्या कहोगे कि ये रिलेशन नहीं है। कौन सा वाला, सेकंड पार्ट वाला, दिस इज नॉट अ रिलेशन। किसकी वजह से, 2, 1 वाले एलिमेंट की वजह से, क्योंकि 2, 1 इसमें मौजूद नहीं है। चलिए बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास है पहले क्वेश्चन का बी पार्ट। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। चलिए बच्चों अब हमको जल्दी, जैसे मैंने ए टू बी के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी डिफाइन किया, अब हम बी टू ए के लिए पहले क्या डिफाइन करेंगे, बी क्रॉस ए। तो बच्चों जल्दी से आप बी क्रॉस ए डिफाइन कर दो। कितने बच्चे डिफाइन कर पाएंगे, बी क्रॉस ए का मतलब पहले आप बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। और अगर आप नहीं लिख पाते तो बच्चों उसको लिखने का एक आसान तरीका आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पे क्या करो बच्चों, इधर देखते रहिएगा। सबसे पहले आप बी लिख लो। बी क्या है, बी लिखिए, डिफाइन करिए। बी सेट आपका क्या है, 2, 3, 4। ए क्या है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर चेक करेंगे क्या उसका कोई सबसेट या फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मौजूद है। अगर है तो वो एक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। चलिए जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, 2, 1। फिर क्या आएगा, 2, 2। फिर क्या आएगा, 2, 3। फिर से क्या आएगा, 3, 1। फिर क्या आएगा, 3, 2। फिर क्या आएगा, 3, 3। फिर क्या आएगा, 4, 1। फिर क्या आएगा, 4, 2। फिर 4, 3। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने डिफाइन तो कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हम इसका सबसेट चेक करते हैं इसमें मौजूद है कि नहीं। देखो बच्चों ये 3, 1 है, यहाँ पे 3, 1 है, क्योंकि सर ये देखिए ये 3, 1 है। 3, 3 है, यहाँ पर है, क्योंकि सर ये देखिए 3, 3 है। 4, 2 है, यहाँ पर है, क्योंकि सर 4, 2 है। 2, 3 है, 2, 3 है, क्योंकि सर ये 2, 3 है। तो इसका मतलब इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें मौजूद है, तो ये इसका एक सबसेट हो गया। और सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है वो रिलेशन है, इसलिए बच्चों मैंने बगल में पहले से ही यस लिख रखा है।
उसी तरीके से बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चेक करना पड़ेगा, उसमें ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर्स होगा जो उसके सबसेट को मैनेज नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आप लोग को ये कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो तो जल्दी से अब एक लाइक का बटन ठोक दीजिए कि आपको समझ में आ गया, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आप इसको समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए, तो ये पार्ट बच्चों मैं अब फाइनली इसको रफ कर देता हूं क्योंकि आप इसको समझ गए। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्या लिखा हुआ है? लिखा है लेट ए, क्या है आपके पास 1, 2, 3, लिखा हुआ विद डिफाइन R1 एंड R2। तो बच्चों हमने R1 और R2 ये दो रिलेशन आपको लिख करके दिया है। लिखा है विच ऑफ देम इज अ रिलेशन ऑन ए। बच्चों जब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखा रहता है तो वहां पर आपके पास सेट ए और सेट बी गिवन लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे जब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होता है तो हम रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को दो बार ए टू ए नहीं बोलते, मतलब ए को दो बार नहीं बोलते, हम सिर्फ क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। तो आपको बताना है क्या रिलेशन ऑन ए R1 और R2 है कि नहीं। तो तुम कहोगे सर रिलेशन ऑन ए सबसे पहले लिख लेते हैं। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए। तो आप लिख लेंगे सबसे पहले, और अगर नहीं लिख पाए तो सबसे पहले आप काम कर लीजिए, आप ए क्रॉस ए ही लिख लीजिए सबसे पहले। आइए ए क्रॉस ए लिखिए। तो बच्चे ये हो गया 1 2 3, ये भी हो गया 1 2 3, क्योंकि रिलेशन क्या है, फ्रॉम ए टू ए। जब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन ए ही कह देते हैं सीधा। दो बार बोलने से अच्छा एक बार बोलो। 1, 1, 1, 2, 1, 3, समझ में आ गया। 2, 1, 2, 2, 2, 3, समझ में आ गया। 3, 1, 3, 2, 3, 3। इस तरह से बच्चों मैंने इस बात को लिख दिया। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले वाला रिलेशन R1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3। दैट मीन्स यस, R1 क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। तो R1 क्या हो गया, रिलेशन हो गया। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन ऑन A। R2 में देखो बच्चों, R2 रिलेशन शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें एक एलिमेंट मिस हो जाता है। वो जो मिसिंग एलिमेंट है शायद वो 3,6 है, क्योंकि बच्चों A में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें 6 तो है ही नहीं। तो 3,6 R2 वाले रिलेशन में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। इसलिए इस वाले ऑर्डर्ड पेयर की वजह से R2 हमारा रिलेशन नहीं कहलाएगा। आई थिंक बच्चों आप लोग समझ गए, और बच्चों समझ गए तो स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो, अपने नोट्स बना लिया करो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को फाइनली रिमूव कर दे रहा हूँ। ये बच्चों मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसको पढ़िए। लिखा है इफ अ रिलेशन आर, आर क्या है, 0, 0, 2, 4, -1, -2, 3, 6, 1, 2। देन क्या पूछ रहा है, कह रहा राइट द डोमेन ऑफ आर। बच्चों डोमेन तो मैंने आपको बता ही दी थी, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप एक सेट बना लीजिए जिसमें सारे फर्स्ट एलिमेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो उसकी रिलेशन की डोमेन है। और अगर हम सारे सेकंड एलिमेंट ले लें तो वो उस रिलेशन की क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, 0, 2, -1, 3, 1। और रेंज के लिए क्या होना चाहिए, उनके सेकंड एलिमेंट, दैट मीन 0, 4, -2, 6 एंड 2। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? मैंने आंसर लिख भी रखे हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद बच्चों इसमें तो सेट थ्योरी चलने लगती है। थर्ड वाले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि रिलेशन आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो आर है इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आर को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक रिलेशन दिखने लगेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने आपको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दी है। एक्स यहाँ पे 0 है, एक्स यहाँ पे 2 है, एक्स यहाँ पे -1 है, एक्स 3 है और एक्स 1 है। यानी ध्यान से देखो, जब x 0 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y 2 है, जब x 3 है तो y 6 है, और जब x -1 है तो y -2 है, और जब x 2 है तो y 4 है। यानी बच्चों जो y है वो x का जस्ट डबल है। तो ये तो हम समझ गए कि सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करेंगे रिलेशन को, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x, y सच दैट x क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है,
और x कहां से कहां तक आप ले रहे हैं, x आपका है -1 से 3, जहां पे -1 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। ये रहा -1 और ये रहा 3, और रिलेशन क्या आ रहा है y और 2x में कि y क्या है, हमेशा x का डबल है। तो जब बच्चों आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ x, y such that x belong to integer x lying between -1 to 3 where -1 and 3 are included and y is equal to 2x। ये हो गया बच्चों उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड। बच्चों समझ में आ गया हो तो आप ऐसा करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने क्वेश्चंस को साथ में कंप्लीट करते जाइए। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट आर बाय एन एरो डायग्राम। अब बच्चों एरो डायग्राम तो आप खुद ही बना लीजिएगा, एरो डायग्राम में आई थिंक मेरी कोई नीड नहीं है, एरो डायग्राम हर कोई बच्चा खुद ही बनाना जानता है। बना लेंगे बच्चों एरो डायग्राम, और अगर नहीं बना पाए तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं एक आंसर ले लेता हूँ, आंसर से मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। देखिए ये फोर्थ पार्ट, ये आपका एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम आपको दिख रहा था ना, जीरो की इमेज क्या है, जीरो है। ये देखिए जीरो की इमेज जीरो दिख रहा है, जीरो की इमेज जीरो। फिर क्या था, 2 की इमेज 4, फिर क्या था, -1 की इमेज -2, 3 की इमेज 6, 1 की इमेज 2। तो सारी इमेज दिख रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। तो ये बच्चों रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सेट है वो आप डिफाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसकी लिखते हैं डोमेन, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रेंज। क्लियर है बच्चों, एरो डायग्राम भी आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है आपके पास जो ए है वो आपका 6, 7, 8, 10 है, बी है वो 2, 4, 5 है। ए बिलोंग करता है सेट ए को, बी बिलोंग करता है सेट बी को, एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बच्चों ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या है, क्या है रिलेशन ए टू बी, लिखा है ए इज डिविजिबल बाय बी। ए क्या है, बी से डिविजिबल है। तो हमको बताना है कि आर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। बच्चों एक काम कर लो, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन आप जानते हो बेसिकली क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। तो बच्चों जब आप ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 4 into 3, दैट मींस 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। उन 12 ऑर्डर्ड पेयर्स में बच्चों आप वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लीजिएगा जिसमें क्या हो, ए इज डिविजिबल बाय बी हो। जैसे बच्चों आपने ले लिया 2,8, मेरी बात समझिएगा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज डिविजिबल बाय बी, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, दूसरे वाले एलिमेंट से। यस बच्चों, तो यानी कि अगर आप 8,2 लेंगे तो 8 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। अब समझ में आया। अगर आप 8,4 लेंगे तो किससे वो डिविजिबल हो जाएगा, 8 4 से। अगर आप 10,2 लेंगे तो 10 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। अगर आप 10,5 लेंगे, ये बात समझ में आई बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो पहले काम करो, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स लिख लो ए और बी का। तो जब आप ए क्रॉस बी लिखेंगे उसमें से वो वाले आप ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लीजिए जिसमें ए इज डिविजिबल बाय बी हो, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो सेकंड वाले एलिमेंट से क्या हो, डिविजिबल हो। समझ में आया। तो बच्चों इस बात को आप जरा रिपीट करिए और क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। जब बच्चों आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स निकल करके आएंगे रोस्टर फॉर्म में, वो ये है। अब अपने आंसर को आप क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार जरा। उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। बच्चों मैंने बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली हम उनको बिलोंग टू करके ही लिखते हैं। ये आपकी मैंने सेट थ्योरी की फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखा था। तो ये बिलोंग टू वाला साइन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी एंड ए इज डिविजिबल बाय बी। आई थिंक बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जरा देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, क्या लिखा हुआ है, x+1 x+3।
फिर क्या लिखा हुआ है, जो आपका x है वो है 0 1 2 3 4 5, यानी x आप ये इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो बच्चों हमें डोमेन और रेंज लिखनी है, ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपको पता ही है, तो जल्दी से करिए बच्चों, एक बार इसमें x को 0 पुट कर दीजिए, पुट करिए जल्दी से एक बार x को 0, तो आपके पास रेंज निकल करके आने लगेगी। ठीक है, एक बार x को 0 पुट करिए, एक बार x को 1 पुट करिए, एक बार x को 2 पुट करिए। तो बच्चों जो फर्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे वो आएंगे डोमेन के, और जो सेकंड वाले एलिमेंट आएंगे वो आएंगे रेंज के अंदर। समझ में आया? तो बच्चों x को जल्दी से 0 पुट करो, तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1,3 बन रहा है, चेक करो। x की जगह 1 पुट करो तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2,4। x की जगह 2 पुट करो तो क्या बनेगा, 3,5। समझ में आया बच्चों किस तरह से लिख रहा है? अब जो बच्चों फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो किसके अंदर जाएंगे, डोमेन के अंदर, और जो बच्चों सेकंड वाले एलिमेंट है वो किसके अंदर चले जाएंगे, रेंज के अंदर। तो दैट मीन्स ये लिखने का इसका क्या है, मेथड है। तो ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से। आई थिंक ये बच्चों आप लोगों को मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट मान लेने बच्चों, आप वीडियो को पॉज करिए, जल्दी पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जब आप करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। और बच्चों नीचे मैंने आपको आंसर्स भी लिख रखे हैं, तो आप आंसर्स से भी अपने टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपके पास कोई रिलेशन है, उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ x, y such that x plus 2y less than 6 and xy belong to natural number। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R, और फिर लिखा है राइट R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। चलिए क्या लिखा हुआ बच्चों, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R, फिर लिखा हुआ है राइट R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। चलो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डोमेन और रेंज लिखने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि x प्लस 2y क्या है, हमेशा 6 से छोटा है, और x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बच्चों एक काम कर लो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आप एक काम करो, सबसे पहले जैसे y की जगह 1 पुट करो, पुट करिए, y की जगह 1 पुट करिए, तो देखिए x क्या आ रहा है, पुट करिए। उसकी जगह फिर y की जगह आप 2 पुट करिए, फिर y की जगह आप 3 पुट करिए, ऐसे करके आप उसको सॉल्व करते चले जाइए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि डोमेन R की क्या हो सकती है और रेंज R की क्या हो सकती है। डोमेन और रेंज अगर आपकी निकल आएगी तो आप उसके ऑर्डर्ड पेयर्स भी लिख सकते हो। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ रही है? और नहीं समझ में आ रही है तो बच्चों पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो होपफुली बच्चों आप लोग ने इसको अच्छे से किया होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। जैसे आपके पास लिखा था x प्लस 2y लेस देन 6, तो बच्चों y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जैसे आपने y को 1 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 लेस देन 6। ये कब बना, जब आपने y को 1 लिया। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों आ गया x लेस देन 4। अब x अगर लेस देन 4 हो सकता है तो बच्चों को क्या हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 1 हो सकता है। यही तो हो सकता है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स में। फिर से देखो बच्चों, अगर आप y की वैल्यू 1 ले सकते हो तो इसी रिलेशन में आप y की वैल्यू 2 भी ले सकते हो। जब y की वैल्यू 2 लोगे तो ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा x लेस देन 6 माइनस 4, एंड 6 माइनस 4 इज 2। और अगर आपको x 2 से छोटा लेना है और नेचुरल नंबर भी लेना है तो आप क्या ले सकते हो, कहोगे 1,2। और इसके अलावा बच्चों अगर आप y की वैल्यू 3 लोगे तो x लेस देन 0 आ सकता है, और 0 से छोटा तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर। तो बच्चों आपके पास मेरे ख्याल से डाटा समझ में आ गया होगा। क्या आप 1,1 ले सकते हो, ये देखिए बच्चों आप 1,1 ले सकते हो, 2,1 ले सकते हो, 1,2 ले सकते हो, और 3,1 ले सकते हो। तो ये बच्चों बन गया आपका रिलेशन। ये बच्चों आपकी हो गई डोमेन और ये आपकी हो गई रेंज। आई थिंक बच्चों ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक बच्चों आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 6th वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है
Find the linear relation between the components of the ordered pairs of the relation R where R is y is equal to 3x minus 5. जरा बच्चों 7th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? Find the linear relation between the component of the ordered pairs of the relation R where R is equal to this. बच्चों R को ये relation define कर रखा है. अब आपसे पूछ रहा है ये जो relation है ये कौन सी इक्वेशन पे डिपेंड करना है. तो बच्चों इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आप y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन को लिख लो. अगर आपको लीनियर रिलेशन लिखना है तो लीनियर रिलेशन बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ही होता है. सबसे पहले बच्चों इसमें 2,1 को सेटिस्फाई करा दो. जैसे सेटिस्फाई करोगे तो m और c में एक रिलेशन बन जाएगा. फिर बच्चों 4,7 को सेटिस्फाई करा दो, मतलब x की जगह 4 y की जगह 7, तो m और c में एक दूसरा रिलेशन डेवलप हो जाएगा. जैसे बच्चों m और c आ जाएंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c में m और c आप पुट कर दीजिए, आपके पास वो लीनियर रिलेशन आ जाएगा जो उस रिलेशन को फॉलो करता है. आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई कर लीजिए पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन अब हो जाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चर्चा करते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द एडजेसेंट फिगर शोज अ रिलेशन आर बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू. Write this relation R in set builder form and roster form. ये हो गया set builder form और ये हो गया roster form. ठीक है, समझ में आ गया. What is the domain and range? बच्चों ये जो पहले वाला सॉल्यूशन है उसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ. आई थिंक ये सॉल्यूशंस तो सभी को ही क्लियर हो गया था कि ये सॉल्यूशंस को किस तरह से हमें करना था. तो बच्चों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन से पहले आप जरा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ भी लीजिए क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है द एडजेसेंट फिगर शोज अ रिलेशन R between sets P and Q. Write this relation R in set builder form. तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो बच्चों 9 के साथ देखो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं. क्या है? 9,3 भी है एंड 9,-3 भी है. उसी तरह से बच्चों 4,2 भी है और 4,-2 भी है. 25,5 भी है और 25,-5 भी है. तो बच्चों आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि 9 के साथ 3 और -3 आ रहा है, 4 के साथ 2 और -2 आ रहा है, 25 के साथ -5 और 5 आ रहा है. इसका मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर नाम का कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखेंगे तभी y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आएगा. समझ में आया? ओके. तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इसको देख करके रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो मैं आपके आंसर्स का जवाब देने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है. तो मेरे ख्याल से डायग्राम से आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे कि डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है. क्या बच्चों सबको समझ में आ गया कि इसकी डोमेन क्या है? बच्चों डोमेन है 9, 4, 25 और रेंज क्या है? रेंज के सारे एलिमेंट्स भी आपके पास डिफाइंड हो गए हैं. और अगर हम इस रिलेशन को स्पेसिफाई करेंगे तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, और रिलेशन को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ x, y सच दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जहां पे x बिलोंग करता है p को और y बिलोंग करता है q को. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ओके. हमारे पास बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ a क्या है 1,2,3, b क्या है 4,5,6, which of the following are relations from a to b, give reasons in support of your answer. तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग रेडी हो जाइए. आपको बताना है सबसे पहले कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है. ये तो आप बता ही सकते हो क्योंकि आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही कर रहे हो. तो a क्रॉस b पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिख लीजिए, और उसके अदर पेयर्स पूरी तरीके से किसी रिलेशन में आते हैं तो उसका सबसेट कहलाएगा, और उस सबसेट को हम लोग रिलेशन कहेंगे. तो बच्चों मैंने कौन सा पार्ट नहीं है वो भी आपको लिख करके दे दिया है a to b में. शायद R4 वाला रिलेशन नहीं है, बाकी सभी रिलेशन है. तो 9th वाला क्वेश्चन आप खुद से ही कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है. 10th वाला देखिए बच्चों क्वेश्चन. 10th वाला क्या लिखा है? हाँ लिखा है सेट ए है आपका 1, 2, 3, 4, 5, सेट बी है आपका 2, 3, 5, 6, 10. लिखा है राइट फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट
क्या लिखा है, x रिलेटेड टू y या रिलेशन फ्रॉम x टू y, क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन y। तो बच्चों क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप 5 इंटू 5 25 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखा है x रिलेटेड टू y, दैट मींस रिलेशन फ्रॉम x टू y। इसको बच्चों x r y भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको उसमें से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जिसमें x की वैल्यू क्या हो, y से कम हो। तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आप निकाल करके उसको लिख लीजिएगा। सेकेंड वाले पार्ट में क्या लिखना है, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी हो। थर्ड वाले में क्या लिखने हैं, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें x क्या हो, डिविजिबल हो y से। उसके बाद फोर्थ वाले में लिखना है x इज इक्वल टू y। उसके बाद फिफ्थ वाले में लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 25 ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये पांचों पार्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स बना के रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, और जो भी आपके रिलेशन क्रिएट होंगे वो आंसर्स आपके पास बगल में पहले से ही दिए होंगे, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, लिखा है इफ a 1 2 3 4 5 6 b 2 3 5 6 7 9 10 write down domain and range of the following relations। समझ में आए? तो बच्चों आप इसको कंप्लीट कर ही लेंगे, क्योंकि आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को भी जस्ट कंप्लीट किया था उसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप रिलेशन डेवलप कर लीजिएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y वाले रिलेशन आप डेवलप कर लीजिए, और उसके बाद उसकी आप डोमेन बता दीजिए और उसके बाद उसकी रेंज बता दीजिए। ऐसे ही बच्चों आपको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करना है, ऐसे ही बच्चों आपको थर्ड पार्ट में करना है, और ऐसे ही आपको फोर्थ वाले पार्ट में करना है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिखने, यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने के बाद उसकी डोमेन और रेंज का डिस्कशन करना है। तो बच्चों आई थिंक आप लोग को ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं कंप्लीट मान के चल रहा हूँ, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9 पूरी तरह से फिनिश हो गई। ठीक है, और एक्सरसाइज 9 को फिनिश करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरे एक्सरसाइज पे। पहले आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, एक्सरसाइज 9 आपकी पूरी तरह से फिनिश हो गई। ठीक है, थैंक यू।